Assalamu alaikum. Today we will learn about chapter number 4 and chapter number 4 is about cells and tissues. So let's start it. The wing of a butterfly is the thin sheet of cells and so is the shiny layer of our eyes. ठीक है कि जो बटरफ्लाइज के विंग्स होते हैं वो भी सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं और जो हमारी आईज हैं वो भी सेल्स से मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल्स से मिलके बने होते हैं. ठीक है. The meat we eat is composed of cells and its content soon become part of our cells. ठीक है. और जो हम मीट खाते हैं वो सेल से मिलके बना होता है और जब हम उसको खा लेते हैं तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे सेल्स का पार्ट बन जाते हैं. Our eyelashes, fingernails, orange juice, wood of our pencil, all are produced by cells. ठीक है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके सब सेल से मिलके बने होते हैं. In this chapter we will take a close look at cells and learn about the different. इसमें हम एक सेल और उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. ठीक है. इस चैप्टर में we will also learn how specific cell groups together to form tissues. और कि हमने जैसे पढ़ा था कि डिफरेंट सेल्स जो है वो कंबाइन करते हैं डिफरेंट टिश्यूज बनाते हैं तो वो कैसे होता है. All organisms are composed of cell, ये सबको पता है. Some are composed of single और कुछ जो है वो सिंगल सेल्स होते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. कुछ जो होते हैं वो ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं जिनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता करना है कि माइक्रोस्कोपी एंड द एमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी कि सेल डिस्कवर कैसे हुआ था. ठीक है. और सेल इतना छोटा होता है कि हम उसको अपनी आंख से नहीं देख सकते. उसको देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. सो बेसिकली द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप की माइक्रोस्कोप को यूज़ कैसे करते हैं उसको हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं. ठीक है. द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय जैक्विश जॉनसन इन हॉलैंड इन 1595. ठीक है. और वो बेसिकली सिर्फ एक ट्यूब था जिसके दोनों एंड पे लेंसेज थे और उसकी मैग्निफिकेशन मतलब वो जो एक चीज़ है उसको 3 टाइम्स से 9 टाइम्स जो है वो बड़ा दिखाता था. उसके बाद है दो डिफरेंट टर्म्स माइक्रोस्कोप में हम यूज़ करते हैं. माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर. मैग्निफिकेशन क्या होती है कि इंक्रीज इन द अपीयरेंस साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि एक छोटी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा करके दिखाना, इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं. और रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन है मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज. ठीक है. कि एक इमेज को कितना क्लियर करके दिखा रहे हैं मतलब ब्लर ना हो, वो क्लियर इमेज हमें न मिले. It is the minimum distance at which two objects can be seen as separate objects. ठीक है. कि दो ऑब्जेक्ट्स को हम सेपरेटली देख सकें, मिक्स अप ना हुआ हो कुछ भी. Human naked eye can differentiate between 2 points which are at least 0.1 millimeter apart. कि जो ह्यूमन नेकेड आई है हम अपनी आंख से 0.1 मिलीमीटर दूर तक देख सकते हैं. ठीक है. दो चीज़ों के दरम्यान में डिफरेंस कर सकते हैं और ये हमारी ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन है. ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन 0.1 मिलीमीटर है. If we place two objects 0.05 millimeter apart, human eye would not be able to differentiate them as two separate objects. ठीक है. कि अगर हम दो सब्जेक्ट्स को 0.05 मिलीमीटर दूर रखेंगे तो हम अपनी आंख से उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे. मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ लेंसेज. कि हम मैग्निफिकेशन को और रिजॉल्विंग पावर को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं लेंस की मदद से. अब है लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप हैं, इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोप. ठीक है. जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो विजिबल लाइट थ्रू अ स्पेसिमेन जो मतलब सनलाइट वगैरह या जो मतलब रूम में जो लाइट होती है सब वो उसको यूज़ करते हैं. इट यूजेस उसमें दो ग्लास लेंसेज होते हैं. One lens produces an enlarged image of the specimen and the second lens magnifies the images and project it into viewer's eye or on the photographic film. ठीक है. एक लेंस जो होता है वो लार्ज इमेज प्रोड्यूस करता है और सेकंड लेंस जो होता है वो मैग्नीफाई करता है उसको और ताकि जो हम मतलब हम उसको बड़ा भी देख सकें और ब्लर भी ना देखें मतलब क्लियर इमेज भी देखें.
A photograph taken through a microscope is called micrograph, ठीक है. Or when we see a micrograph on the page of a book, we see some words like LM109X printed along the edge of the micrograph. कि जब हम माइक्रोग्राफ से कोई प्रिंट लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि कितने टाइम्स मैग्नीफाई होके हमें चीज़ दिखाई दी है. It tells about the photomicrograph which taken through a light microscope that it image has been magnified. ठीक है, जैसे अगर 109x लिखा होगा तो इसका मतलब है कि वो 109 टाइम्स बड़ी होके चीज़ हमें नज़र आ रही है. और light microscope can magnify objects only about 1500 times without causing blurriness. That is, its magnification is मतलब कि 1500x तक जो है वो किसी चीज़ को मैग्नीफाई कर सकता है ब्लर हुए बगैर. और इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है 0.1 माइक्रोमीटर है, ठीक है. और लाइट माइक्रोस्कोप रिजॉल्व स्मॉलर ऑब्जेक्ट 0.2 माइक्रोमीटर से छोटे ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वो लाइट माइक्रोस्कोप से हमें नजर नहीं आएंगे ठीक से. इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, ठीक है. तकरीबन स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम जो होता है वो हमें इससे नजर आ जाता है. The image of bacterium can be magnified many times, but light microscope cannot show the detail of its internal. कि मतलब हमें एक सेल तो नजर आ जाएगा बट उसके सेल के अंदर क्या है वो हमें नजर नहीं आएगा लाइट माइक्रोस्कोप से. इसके बाद है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इट इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप. In EM, object and lenses are placed in a vacuum chamber and a beam of electrons is passed through the object. ठीक है, कि ये एक वैक्यूम चैम्बर में होता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स पास किए जाते हैं. ठीक है, लाइट उस तरह लाइट था सोर्स और यहाँ पे क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स. और इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू और आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड मेक इमेज. ठीक है, मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमने देखना होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और उससे एक इमेज प्रोड्यूस होता है. Electromagnetic lenses enlarge and focus the image onto screen or photographic film. जो electromagnetic lenses होते हैं वो उस इमेज को enlarge करते हैं, उस फोकस करते हैं और फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर हमें वो या स्क्रीन होती है एक उसके ऊपर हमें वो नजर आता है. Electron microscope has much higher resolving power than the light microscope. ठीक है, मतलब एडवांस फॉर्म में तो जाहिर सी बात है उससे ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर वगैरह भी है. मोस्ट मॉडर्न जो EM है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स 0.2 नैनोमीटर तक. वो माइक्रोमीटर 0.2 नैनोमीटर है और इट इज़ 1000 फोल्ड इम्प्रूवमेंट ओवर LM. ठीक है, तो मतलब 1000 टाइम्स ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट है लाइट माइक्रोस्कोप से. EM कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स अबाउट 2,50,000 टाइम्स. ठीक है, under special conditions EM can detect individual atoms, ठीक है, cells, organelles and even molecules like DNA and proteins are much larger than single atoms. ठीक है, कि हमें ये DNA लेवल तक जाके उसको मैग्नीफाई करके दिखाते हैं. Biologists use two types of electron microscope. अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के भी दो टाइप्स हैं, transmission electron microscope or scanning electron microscope. In TEM, electrons are transmitted through the specimen और TEM is used to study the internal cell structure. ठीक है, जो TEM है वो हम यूज़ करते हैं इंटरनल सेल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए. तो ये पेपर्स के लिहाज से जो है वो इम्पोर्टेंट है. और EM has revolutionized the study of cells and organelles, but it cannot be used to study the processes because the specimen must be held in a vacuum chamber, that is, all air must be removed. To study the life processes, for example, movement of amoeba, a light microscope is better. ठीक है, कि हम इसके अंदर सेल के स्ट्रक्चर्स को पढ़ सकते हैं, ऑर्गेनेलिस को पढ़ सकते हैं, पर मतलब लाइफ प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं वो नहीं पढ़ सकते. क्यों? क्योंकि जब हमें उधर डालना पड़ता है उसमें से हमें वैक्यूम चैम्बर में, और वैक्यूम चैम्बर का मतलब होता है कि वो जगह जहाँ पे कोई भी एयर वगैरह प्रेजेंट ना हो, तो इसलिए सारी की सारी एयर को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है. जब एयर रिमूव हो जाएगी तो वहाँ पे कोई भी एयर प्रोसेस नहीं हो सकती है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा. तो इसलिए जैसे अमीबा कैसे मूव करता है वो सब उसके लिए लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है वो ज़्यादा बेटर होता है. अब है हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी. In the history of biology, ancient Greeks were the first who organized the data of natural world. Aristotle presented the idea that all animals and plants are somehow related. Later, this idea gave rise to question like, is there a fundamental unit of structure? ठीक है,
एरिस्टोटल ने कहा था कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं तो वो किसी न किसी तरह से आपस में रिलेट करते हैं। तो उससे एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या जितने भी मतलब क्या ये इन सारों का कोई एक ही यूनिट है? But before microscopes were first used in 17th century, no one knew with certainty that living organisms do not have a fundamental unit. ठीक है, फर्स्ट सेल जो जिसने डिस्कवर किया था वो ब्रिटिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक 1665 में। उसने सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप लिया था और जो वुड का होता है ना वो उसका स्लाइस काट के उसको एग्जामिन किया था, जिसमें उसको जो थे वो हनी कॉम्ब ऑफ टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट, ठीक है, एम्प्टी कंपार्टमेंट इस तरह बस नजर आए थे, जिसको उसने जो है वो सेल्यूली बोला था। तो उसके बाद सेल्यूली से वो सेल्स हमारे तक जुटा, मैं उसको हम सेल्स कहते हैं। The first living cells were observed a very few years later by Dutch naturalist Antoine van Leeuwenhoek, ठीक है, जो लिविंग सेल्स थे, क्योंकि कॉक के सेल्स जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। तो ये लिविंग सेल्स जो थे वो फर्स्टली डिस्कवर किए थे लीवेनहुक ने। He observed tiny organisms from warm water under the microscope and called them as animals, ठीक है, एनिमल क्लूड्स। उन्होंने टाइनी पॉन्ड वाटर लेके उसमें से टाइनी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया था, जिसमें उन्होंने उसको जो है वो सेल्स कहा था। From another century and a half, the general importance of cells was not appreciated by biologists. In 1809, Jean-Baptiste Lamarck proposed that no body can have life if its parts are not cellular tissues or not composed of cellular, ठीक है। लेमार्क ने ये बताया था कि कोई भी बॉडी को हम उस वक्त तक उसकी लाइफ नहीं होगी, मतलब उस वक्त तक हम उसे लिविंग नहीं कहेंगे जब तक कि वो सेल्स या सेलुलर टिश्यू से मिलके ना बनी हो। और ये सच है कि सारी की सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के मिलके ही बने होते हैं। उसके बाद 1831 में एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, जिसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था सेल में। 38 में जर्मन बोटानिस्ट था जिसने स्टडीड किया था प्लांट टिश्यूज को और मेड द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है, उसने फर्स्ट स्टेटमेंट सेल थ्योरी की बनाई थी। ही स्टेटेड दैट ऑल प्लांट्स आर एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल सेल्स व्हिच आर फुली इंडिपेंडेंट, ठीक है, कि जितने प्लांट सेल्स हैं वो सब इंडिविजुअल सेल्स हैं, ठीक है, और फुली इंडिपेंडेंट है, मतलब वो सब की सब अपना काम खुद करते हैं। एक साल बाद 1839 में जर्मन zoologist था शिवॉन, उसने ये कहा था कि ऑल एनिमल टिश्यूज आर कंपोज ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, कि जितने एनिमल सेल्स हैं वो सब भी इंडिविजुअल सेल्स से बने हुए जितने भी एनिमल टिश्यूज हैं। शेल्डन और शिवॉन जो है उन्होंने प्रपोज किया था इनिशियल फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी को। अब 1855 में रुडोल्फ विल्सो एक जर्मन फिजिशियन था जिसने अपोज किया था एक इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी। उसने ये कहा था कि लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, ओमनी सेलुला ई सेलुला, कि जितने भी सेल्स हैं वो पिछले सेल से मिलके बने होते हैं। और आज हमें पता है कि एक सेल डिवाइड करता है तो न्यू सेल्स फॉर्म करता है, ठीक है। ल्यूइस पास्टर ने जो विर्चू का जो आइडिया था उसके आइडिया को ल्यूइस पास्टर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। अब है सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फंडामेंटल नॉलेज इन बायोलॉजी। इसकी वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स हैं, ठीक है, फील्ड रिसर्च वगैरह में। और आफ्टर द इनिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ सेल थ्योरी बाय शेल्डन एंड शिवॉन, मेनी डिटेल्स ऑफ सेल वर स्टडीड एज सेल थ्योरी वाज एक्सटेंडेड in its modern form includes the following principles। ये तीन मेन सेल थ्योरी के प्रिंसिपल्स हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक से ज़्यादा सेल्स के बने हैं। सेल्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। और सारे के सारे सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं और मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकलते हैं। Subcellular or acellular particles. According to the first principle of cell theory, all organisms are composed of one or more cells. Virus, parons, and viroids are not composed of cells. Rather, they are subcellular or acellular particles. ठीक है, और they do not run any metabolism inside them.
They show some characteristics of living, that is, they can increase in number and can transmit their characters to the next generation. We know that some acellular particles are not classified in any of them. जैसे हमने पढ़ा था कि ये 5 kingdom क्लासिफिकेशन में नहीं आती, क्योंकि इनको एक होस्ट चाहिए होता है. जब तक इनको होस्ट नहीं मिलता, ये इनमें रिप्रोडक्शन वगैरह नहीं होती, तो ये डेड कंसिडर किए जाते हैं. उसके बाद है सेलुलर स्ट्रक्चर्स और उनकी फंक्शंस. वी ऑल वेल फेमिलियर विद द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल. कि एक यूकैरियोटिक सेल कैसा बनाता है हम सबको पता है. गेट सम डिटेल लर्निंग अबाउट सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. अ सेल इज मेड अप बाय द असेंबलीज ऑफ ऑर्गेनेलिज. के ऑर्गेनेलिज मिलके एक सेल बनाती हैं. देयर आर सम स्ट्रक्चर्स इन द सेल दैट आर नॉट ऑर्गेनेलिज बट आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल. ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल में जो ऑर्गेनेलिज नहीं होते बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेल के लिए. These structures are cell wall, cell membrane, cytoplasm and cytoskeleton. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे cell wall. We all know that all the living organisms have cell around their cell wall around their cells. ठीक है, कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल नहीं होती. ठीक है, एनिमल्स और जितने भी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होती. Cell wall is a non-living and strong component of cell located outside the plasma membrane. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मतलब ये सेल मेम्ब्रेन की जो आउटसाइड वाली होती है उसको सेल वॉल कहते हैं, जो कि एक थिक और स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है, वो शेप, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और मतलब अंदर वाली सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसकी शेप मेंटेन करती है. जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं उन सब के पास सेल वॉल होती है, और ये प्लांट सेल की एक मतलब फीचर है कि उसके पास हर प्लांट सेल में सेल वॉल लाजमी होती है. Plant cell have a variety of chemicals in their cell walls. The outer layer of plant cell wall is known as primary wall and cellulose is the most common chemical in it. ठीक है, जो outer layer होती है plant cell की उसको primary wall कहते हैं, और cellulose की बनी हुई होती है वो. Some plant cells, for example xylem cells, also have secondary walls on the inner side of primary cell walls. ठीक है, कुछ प्लांट सेल जैसे कि जाइलम वगैरह होते हैं उसके अंदर सेकेंडरी वॉल भी होते हैं जो अंदर की साइड पे होती है, प्राइमरी से अंदर की साइड पे. उसके बाद इट इज मच थिकर एंड कंटेन्स लिग्निन एंड सम अदर केमिकल्स. वो उससे भी ज़्यादा थिक होती है क्योंकि वो लिग्निन वगैरह से मिलके बनी हुई होती है. There are pores in the cell wall of adjacent cells through which their cytoplasm is connected. ठीक है, सेल वॉल्स के अंदर पोर्स बने होते हैं. एडजेसेंट सेल्स मतलब पोर्स होते हैं जो मतलब एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करते हैं, और उन पोर्स को हम प्लाज्मोडिस्माटा कहते हैं. ठीक है, fungi and many protists have cell walls although they do not contain cellulose. Their cell walls are made of a variety of chemicals. ठीक है, फंजाई और जितने भी प्रोटिस्ट हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट उनके अंदर सेल वॉल्स नहीं होती. ठीक है, उनके अंदर सेल वॉल मतलब कुछ प्रोटिस्ट और कुछ फंजाई होते हैं जिनके पास सेल वॉल होती है बट वो सेल्यूलोज की मिलके नहीं बनी होती. ठीक है, वो दूसरे केमिकल्स से मिलके बनी हुई होती है. जैसे कि काइटिन, फंजाई की जो सेल वॉल होती है उसमें काइटिन होता है, और जो प्रोकैरियोट की सेल वॉल होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है. ठीक है, जो अमाइनो एसिड और शुगर से मिलके बना होता है. नेक्स्ट हमारे पास सेल मेम्ब्रेन. और जितने भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन सब के पास थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है, जो साइटोप्लाज्म को कवर करती है. जितने भी सेल मेम्ब्रेन्स हैं वो फंक्शन करते हैं एज अ सेमी परमेएबल बैरियर अलाउइंग अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट विद फेंसिंग द मेजॉरिटी ऑफ केमिकल्स इनसाइड द सेल. ठीक है, कि जितने भी हर मॉलिक्यूल को अपने अंदर से और हर चीज़ को अपने अंदर से पास आउट नहीं होना. जो सेल को चाहिए होता है वो सिर्फ वो परमिशन के तौर पे काम करती है कि सेल वॉल उसको परमिशन देगी तो वो सेल के अंदर एंटर होगा, और परमिशन देगी तो वो सेल से बाहर जाएगा. In this way, cell membrane maintains the internal composition of cell. ठीक है, internal composition सेल की मेंटेन करता है.
In addition to the vital role, cell membrane can also sense chemical messages and can identify other cells. ठीक है कि सेंस करता है केमिकल मैसेजेस को और दूसरे सेल्स को आइडेंटिफाई भी करता है. Chemical analysis revealed that cell membrane is mainly composed of protein and lipid with small quantities of कि इसके अंदर लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. Electron microscope examination of cell membrane had led to the development of a fluid mosaic model. जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज करते हैं तो उससे हमें पता है, उससे हमने एक मॉडल डेवलप किया जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं. According to this model, there is a layer, lipid bilayer, in which the protein molecules are embedded. ठीक है कि एक लिपिड की दो लेयर्स होती हैं. ठीक है जिसके अंदर प्रोटीन, जैसे कि हम आप एक सैंडविच समझ लें, ऊपर दो ब्रेड्स और इसके बीच में उसकी जो भी फिलिंग्स होती हैं. तो वो जो ब्रेड है वो लिपिड की होती है और जो अंदर उसकी फिलिंग होती है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं. द लिपिड बाइलेयर गिव फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू द मेम्ब्रेन कि वो उसको इलास्टिक बनाता है. ठीक है. स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो फाउंडेड इन सेल मेम्ब्रेन्स. तो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी जगह पे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं. स्मॉल दे आर जॉइंड विद प्रोटीन्स और लिपिड्स ऑफ मेम्ब्रेन. ठीक है. कुछ प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं, कुछ लिपिड्स के साथ अटैच होते हैं. यूकैरियोटिक सेल में कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो प्रेजेंट होता है. कोलेस्ट्रॉल एक कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है. सॉरी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, एक फैट है. ठीक है. और वो भी प्रेजेंट होता है लिपिड बाइलेयर के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स में. सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो मैनी ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्म के बाहर भी, क्योंकि वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती हैं तो उनके साथ दो दो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं. ठीक है. तो उसके अंदर भी ये मेम्ब्रेन मतलब यही स्ट्रक्चर होता है. When we talk about all the membranes of cell, we say them as cell membranes. ठीक है. तो जब हम एक सेल की बात करते हैं तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. और when we talk about the outer membrane of cell, we say it as plasma membrane. क्यों? क्योंकि सेल के अंदर मतलब जो गोल्गी एपरेटस भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है. तो इन सब की मेम्ब्रेन्स को हम सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं. पर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके बाद सेल की आउटर बाकी सारी को मिला के हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. अब ये देखिए आप, ये प्लांट सेल है. ठीक है. और इसमें हमने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसमें बाहरी वाली जो है ये सेल मेम्ब्रेन हो गई. ठीक है. बाकी सारी ऑर्गेनेल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे. और अगर इसको हम एनिमल सेल को अगर आप देखें तो इसकी जो आउटर है ये सेल मेम्ब्रेन है. सही हो गया. ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. और ये ऊपर वाले जो है वो लिपिड्स और इसके अंदर प्रोटीन्स और ये कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. और ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स, फॉस्फोलिपिड्स वगैरह ये सब जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. और इन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और सेल वॉल की कितनी मतलब प्राइमरी लेयर किसकी मिल के बनी हुई होती है और फंजाई की मेम्ब्रेन, फंजाई की सेल वॉल किस चीज़ की मिल के बनी होती है, प्रोटिस्ट की किस चीज़ की मिल के बनी होती है. तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. और सेल की हिस्ट्री, सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर, लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर, उनके सोर्सेज ऑफ सोर्स के लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट यूज होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर और ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स, ये सब ये चैप्टर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म हम नेक्स्ट चैप्टर्स में कवर करेंगे. Stay then, take care.
हाफिज, थैंक यू।